हेलो। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नमस्कार भाई। अर्शद है? मैं है लाइन में? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो देखते हैं और 2 मिनट, अगर कोई जी आ सर। जाते हैं। हाँ, कोई आ जाते हैं तो फिर शुरू करेंगे। अरे सर, वाह भाई, कौन चक्कर लगा रहे हो, क्या दिक्कत है? अर्शद अपना माइक बंद कर। अर्शद अपना माइक बंद करिए। जब बात करेंगे तब माइक ऑन करिए। वीडियो भी जब बात करेंगे तब वीडियो और माइक ऑन करिए, ठीक है? और 2 मिनट वेट करते हैं, फिर शुरू करते हैं। आप सबको नमस्कार। अब हम सेशन 3 है, अनुवाद, आवश्यकता और स्वरूप के अंतर्गत आज हम जो बात कर रहे हैं। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर, सुनाई जी दे रहा है। चलिए ठीक है। तो ये हमारा सेशन 1 घंटे का सेशन रहेगा, और इसके बाद अगर कुछ और प्रश्न हो तो फिर हम प्रश्न पे भी बात करेंगे। तो हमारे इस सेशन में आज हम जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर 2, प्रश्न पत्र 2 पर अ, आज हम देखेंगे कि उसको कैसे लिखा जाता है। पिछले सेशन में हमने पेपर 1 देखा था, अब हम पेपर 2 देखेंगे। अब इस पेपर 2 में यहाँ ये है कि हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन ये होगा। आंसर्स जो है वो बुकलेट में आपको लिखना पड़ेगा, और फिर उसका एक फॉर्मेट है। और फिर इसमें जो है वो टाइम है कि आप इसको जैसे पहला 50 अंक का है, इंग्लिश का हो, और हिंदी का इससे 50 अंक का है, ट्रांसलेशन हिंदी का 50 अंक का है, और इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन 50 अंक है। और फिर ये इसको लेकर हम इंटरनेट से कुछ सामग्री को मैंने इकट्ठा किया, और उस सामग्री में हमें कुछ उदाहरण मिले हैं, जिससे आपको एक जानकारी मिल जाएगी कि आप किस तरह से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर 2 एग्ज़ाम लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पहले कहा है कि जैसे 50 अंक का अंग्रेजी में ऐसे होगा, 50 अंक का हिंदी में ऐसे होगा। फिर ट्रांसलेशन जो है आपको अंग्रेजी से हिंदी में 50 अंक होगा, और हिंदी
जहाँ पे 4 चॉइस दिया गया है, 4 चॉइस में कोई एक पर आप ऐसे लिखें। अब ये जो ऐसे होंगे, ये होंगे जैसे वन आज के करंट इश्यू पर ऐसे हैं। जैसे अभी वन नेशन वन इलेक्शन है, वन रेशन कार्ड है, और आज जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात हो रही है आज के समय में, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, इस पर है। जो आज के करंट इश्यूज हैं उस पर आपको एक ऐसे लिखना है किसी एक पे। जैसे इंडियन इकोनॉमी है, तो अब इंडियन इकोनॉमी का क्या आज का स्टेटस क्या है, सिचुएशन क्या है। और भी तरह के विषय होंगे, जैसे मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म है, चैलेंजेस ऑफ इंडिया लॉजिस्टिक सेक्टर्स क्या हैं, लॉजिस्टिक सेक्टर्स में चैलेंजेस क्या क्या हैं, पोल्यूशन को लेकर है, और एमिशन, जैसे आज के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, वो एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का एमिशन पावर क्या है, जिससे पोल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा। अब सुपर पावर की बात करेंगे, या मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे है। तो ऐसे जो करंट इश्यूज हैं या करंट सिनेरियोस हैं, इन पर ऐसे लिखने के लिए कहा जाएगा। अब इसके लिए पॉइंट्स बहुत सारे आप गैदर करके लिख सकते हैं। जो देखा जाएगा वो ये रहेगा कि आप किस तरह की भाषा का प्रयोग किए, और उस भाषा के प्रयोग में किस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ, और शब्द का जब आप प्रयोग किए हैं तो उसका कंटेंट क्या है, कंटेंट कैसा होगा, कंटेंट पर आप किस तरह से अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करेंगे, कि इसके विषय को आप कैसे उजागर करेंगे, किन विषयों पे आप बात करेंगे, उसमें आप कैसे करंट सिनेरियोस और उसको कैसे आप कंपैरेटिवली दो अ, मतलब कॉन्सेप्ट्स को कई देशों के बीच उसका क्या इम्पैक्ट होगा, एक्सप्रेस कर सकते हैं। वैसे ही जैसे अब हिंदी को लेकर हम बात करें, तो और मनुष्यता क्या है, डिजिटल गिरफ्तारी क्या है, आजकल जो डिजिटल समाज में किस तरह का समावेश हो रहा है, सांस्कृतिक परिवर्तन परिवर्तन दिख रहा हमें, जैसे डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन, और भारत में ई क्रांति
अंतरिक्ष क्षेत्र के में भारत किस तरह से प्रवेश हो रहा, समाज में किस तरह की एक बुराइयां या ऐसे चीजें आ गई हैं जो भारतीय संस्कृति उससे हट रही के प्रयोग, इस तरह के कई हिंदी में शीर्षक दिए जाएंगे जिस पर आप एक विषय पर आप 5 तो ये आपको पेपर 2 में एक प्रश्न है। दूसरा है जैसे आप ये लिखे 50 50 100 का हो गया। अब हम ट्रांसलेशन में जाएंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ट्रांसलेशन कैसे होगा, किस तरह का ट्रांसलेशन होगा। जैसे आपको हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो कुछ 15 वाक्य और एक वाक्य में समझिए 15 शब्द हैं ज्यादा से ज्यादा। तो समझिए 10 शब्द हैं तो 150 हो गए, 15 के 75, मतलब 300 250 300 शब्द का आपको अनुवाद करना होगा। तो वो कैसे होगा अनुवाद? वो अनुवाद भी जो है करंट इश्यूज पे रहेगा या कोई सांस्कृतिक विषय पे रहेगा या कोई सामाजिक विषय पे रहेगा या ऐतिहासिक विषय पे रहेगा, किसी भी पहलू पे वो आ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ बीमारियों को कैसे आप दूर करेंगे, जैसे मलेरिया है या डेंगू है या स्मॉल पॉक्स है या चिकन पॉक्स है, ऐसे बीमारियों को आप कैसे हटा सकते हैं या बीमारियों से आप कैसे बच सकते हैं। दूसरा होगा, जैसे एक और उदाहरण क्या रहेगा, एक और उदाहरण होगा जैसे एक एटमॉस्फेरिक चीजें और उसमें किस तरह के एक मानसिक स्थिति है, मानसिक परिवर्तन, उन परिवर्तन से, मानसिक परिवर्तन से आप कैसे अपने आप को दूर रखेंगे या आप अपने आप को कैसे सही कर पाए। ये एक प्रकार का उदाहरण है। ये अंग्रेजी से हिंदी में है। और फिर कुछ स्वास्थ्य को लेकर है, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो पॉपुलर मैगजीन्स में इन हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर किस तरह से डिस्कशन होता है, किस तरह से लोग इन मैगजीन्स के माध्यम से जो अपने हेल्थ को सही करने में लगे या चेतना जागृत होगी या उनमें एक प्रकार का परिवर्तन कैसे होगा, ये एक अनुवाद के 15 वाक्य होंगे जिसको आप अनुवाद करेंगे। तो ये हुए उदाहरण अंग्रेजी से हिंदी में। अब हिंदी से अंग्रेजी के लिए ऐसे ही जो चीजें हैं, जैसे मधुमक्खी का पालन और मधुमक्खी से संबंधित उनका जीवन, जैसे शहद के लिए जब हम मधुमक्खियों का पालन करेंगे तो किस तरह का व्यवसाय होगा और उन मधुमक्खियों को कैसे आप उसको आप कैसे आप उसको पालेंगे घर में और उससे किस तरह से आप को आर्थिक लाभ मिलेगा। एक और है जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों पर
यात्रा करना या पर जाना, उसकी यात्रा करना, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, या धार्मिक स्थल है जैसे बनारस जाएंगे, या आप कोई मंदिर जाएंगे, मथुरा जाएंगे, या आप गंगा के तट पर जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे स्थान पर आप एक पर्यटक बनकर जब जाएंगे, तो उस पर्यटक बनकर जब आप जाएंगे तो वहां आप किस तरह के दृश्य देखेंगे, होती है, आपके मन में भक्ति की भावनाएं कैसे उत्पन्न होते हैं, उससे संबंधित एक वाक्य है। 15 वाक्यों का, 15 वाक्यों का एक पैराग्राफ है। और तीसरा उदाहरण है जिसमें सत्संगति और सज्जन लोगों की मानसिक स्थिति और उन मानसिक स्थितियों से किस तरह से सामाजिक परिवर्तन, समाज में किस तरह से परिवर्तन दिखाई देते हैं, मानसिक स्थिति के विस्तार से या अच्छे संगतों से, अच्छे दोस्तों से किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन आता, इस पर एक 15 वाक्यों का एक पैराग्राफ। तो इस तरह से आपका जो है वो प्रश्न पत्र रहेगा, और उस प्रश्न पत्र में को लेकर आप अनुवाद करेंगे। जब आप इस तरह के प्रश्न पत्र का अनुवाद करेंगे तो फिर उसमें आपकी भाषा, शब्दों का प्रयोग, शब्द चयन, फिर उसकी प्रस्तुति, और वो क्या जो अनुवाद आप करते हैं तो वो सही से उसके मूल भाव को आपने प्रस्तुत किया है, इन सब पर ध्यान दिया जाएगा और फिर उस हिसाब से उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये दूसरा प्रश्न पत्र है, ये आपकी जो भाषा की जानकारी है, मतलब भाषिक क्षमता, समझने की क्षमता, उसको अभिव्यक्त करने की क्षमता, विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता, इस पर आपका जांच होगा कि आप शब्दों के चयन कैसे करेंगे, शब्दों के चयन करते समय आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे, इन सब पर इसका मूल्यांकन होगा। और अगर वो सही रहा मूल्यांकन, मतलब आपका जो लिखा हुआ, तो फिर आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद फिर आपका जो है वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपकी नियुक्ति होगी। तो ये है स्टाफ सिलेक्शन। आगे कई और अनुवाद को लेकर कई और क्षेत्रों में जो है आपकी नियुक्ति हो सकती है, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम इसको क्लियर और इस कॉन्सेप्ट को और समझाने के लिए अब हम अरशद से बात करेंगे कि अरशद जो हमारे टीए हैं, और अरशद इसको और अच्छी तरह से समझाएंगे कि क्योंकि उन्होंने इसकी परीक्षा दी है और इस क्षेत्र में उन्होंने पढ़ाई की है, ये अनुवाद के छात्र भी हैं। तो अरशद हमें समझाएंगे कि इसमें किस तरह की दिक्कतें होती हैं पेपर 2 एसएससी में। हाँ अरशद, आप बताइए कुछ। अरशद, हाँ जी बताइए। सर, वो किस वाले पे बताना था सर? कौन से वाले हाँ पे? पेपर दो पर बताइए। पेपर 2 में सर पेपर 2 में मेन इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए इससे राइटिंग होता है। और इससे राइटिंग में सर सबसे पहले हमें इस बात पे फोकस किया जाता है कि हमारे इससे में 3 चीज़ों का सबसे इम्पोर्टेंट मैच होना चाहिए। एक तो उसमें हमारा कंसेप्ट अच्छे से होना चाहिए, दूसरा उसमें फैक्ट भी थोड़े होने चाहिए, और उसके साथ उस फैक्ट और कंटेक्स्ट को मिला करके हम एक अच्छी कहानी बना सकें उसमें, ताकि वो तीनों चीज़ें एक साथ जुड़ करके एक वेल प्रिपेयर्ड, मतलब
स्टोरी टाइप में हमारा एक इससे बन सके। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सर, सबसे पहले अगर हमें किसी भी चीज पे, किसी भी टॉपिक पे इससे लिखना हो, जैसे करंट पे या इंडियन इकोनॉमी पे लिखना हो, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन हम कैसे देंगे। तो इंडियन इकोनॉमी हमारा विश्व का 7वां सबसे बड़ा मतलब इकोनॉमी है। इसके साथ साथ सर हम इस चीज पर भी फोकस करेंगे। तो इसके साथ साथ सर हम इस चीज पर भी फोकस करेंगे कि, सॉरी सर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ हाँ, बताइए बताइए। जी सर। तो सर फिर उसके बाद से सर जो हम इसे लिखेंगे, उस इसे में इस चीज का हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि पहले की हमारा जितने भी उसमें हम फैक्ट को डालेंगे, उस फैक्ट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे कि हमने फैक्ट डाला अगर 1947 इंडिपेंडेंस का, तो हमें ये फैक्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा इंडिपेंडेंस 1947 में 15 अगस्त को हुआ था। वो क्लियर 16 अगस्त या 14 अगस्त नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सर जो कहानी हम बनाएंगे, कहानी एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए सर। अगर अगर कहानी सर कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, तो भी प्रॉब्लम्स होती है। एग्जाम्पल के लिए सर, अगर हम अपनी सुबह एक दिन की कहानी लिखना स्टार्ट करूं, तो मान लीजिए कि मैंने एक कहानी लिखा, तो सुबह का अगर मैं लिखूं सुबह से शाम तक, तो मुझे तो कैसे। ठीक है। हेलो। हेलो। चलिए, जब तक अरशद आते हैं, वो अरशद का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तब तक सलमा आप बताइए कि आपको स्टाफ सिलेक्शन पेपर 1 और 2 में कुछ दिक्कत या कुछ आपके प्रश्न हैं तो बताएं। सलमा, आप हैं लाइन में? सर मेरा एक क्वेश्चन था साहित्य वालों के लिए। जी जी। मतलब ये कितना महत्वपूर्ण है ये एग्जाम? देखिए, मिनिमल एलिजिबिलिटी जो है वो एमए है। एमए अगर आप हिंदी में या अंग्रेजी में किए हों, वो चाहे साहित्य के हों या जो भी हों, लेकिन एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके अनुवाद में होनी चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स अनुवाद में है तो फिर आप इसमें एलिजिबल हैं। तो इसमें ये चीज़ है कि आप किस तरह से अनुवाद करने में आप सक्षम हैं, भाषा को समझने में, और उस भाषा में आपको अभिव्यक्त करने में आपकी समझदारी कैसी, ये इसमें प्रमुख है। तो साहित्य का ज्ञान है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साहित्य का ज्ञान होता है तो उसमें इतिहास भी होता है, उसमें मनोविज्ञान भी होता है, उसमें दर्शन भी होता है, बहुत सारी चीजें साहित्य में आप पढ़ लेते हैं। तो ये सब आप में एक क्षमता रखते हैं कि आप एक विषय को कैसे अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते सर निबंध में भाषा मतलब कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है? हैं। अब ये निबंध में तो जैसे मैंने अभी 3 प्रश्न पत्र मुझे मिले, तो उसमें हमने देखा, वो मैं उसका रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ लेकिन मुझे मिले हैं, तो उसमें मैंने ये देखा है कि आज के करंट अफेयर्स, मतलब आज की तात्कालीन जो खबरें हैं, जो आज जो समाज में जो जिन विषयों पे चर्चा हो रही है, उसी पर ये निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो ये करंट अफेयर्स पे होता है जिससे आप आराम से आप लिख सकते हैं। ऐसे मैंने 3 इसमें देखा है, तीन तीन उदाहरण मुझे जो मिले उसमें मैंने देखा है। तो ये साहित्य को लेकर नहीं है, बल्कि आप किसी विषय को आप किस तरह से प्रस्तुत करेंगे इसको लेकर। ठीक है सर? सर ये एक बस मतलब आपकी नॉलेज जानने के लिए इससे है इस मतलब प्रश्न पत्र में। हाँ हाँ हाँ, नॉलेज, आपको भाषा का कितना अच्छा ज्ञान।
भाषा को ज्ञान लेकर आप हाँ, जी सर। भाषा के माध्यम से आप कैसे एक विषय को समझा सकते हैं, और आपको करंट अफेयर्स पर कितना आपका जो है ज्ञान है, और आप किस तरह से एक विषय को समझा सकते हैं जो आपने समझा। ठीक है, जी सर। चलिए अब हम आगे जा रहे हैं, जहाँ पे हम राजभाषा अधिकारी को लेकर हम बात करेंगे। तो राजभाषा अधिकारी एक है IBPS, बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है। इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है, और इस पोस्ट में जो बैंकों में होता है उसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट होता है। तो ये जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट ये वेरियस बैंक्स में होता है, वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होता है, मतलब एक बैंक में नहीं है, कई बैंकों के लिए आपका एक एग्जाम होता है, जैसे IBPS, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, और उसमें जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है उसमें राजभाषा अधिकारी का पद आता है। तो इसमें एक है कि जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी क्या होती है, जैसे मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट बैचलर लेवल, मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट बैचलर लेवल, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और elective subject at bachelor level, master degree in any subject with Hindi medium and English as compulsory or elective subject at bachelor level। अब इसमें क्या है, एक तो आप मास्टर डिग्री आपको होगी जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी, उसका उल्टा होगा जैसे मास्टर डिग्री जिसमें इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी, पहले में हिंदी और इंग्लिश, इसमें इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी और इलेक्टिव। तीसरा है मास्टर विद इन हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव, हिंदी और इंग्लिश जो है वो कंपलसरी होंगी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। चौथा है मास्टर डिग्री विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज कंपलसरी, हिंदी मीडियम में होगा और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसमें एज लिमिट होगी 30, एज रिलायंस 3 साल, PWD के लिए 10 साल। अदर कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स वो भी होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, फिर होगा मेंस एग्जाम, प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू राउंड होगा। IBPS एसओ प्रीलिमिनरी एग्जाम पैटर्न राजभाषा अधिकारी के तहत होगा। इसमें अब इसमें होगा सेक्शन जैसे रीजनिंग, अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, ये सब होगा। टोटल क्वेश्चंस होंगे 150, जिसमें रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन, तो टोटल 150 होंगे। और मिनट्स होंगे 125 मिनट्स, मतलब 1 घंटा, मतलब 125 होगा, जैसे 40 मिनट 40 मिनट और 40 मिनट, लेकिन जो टाइमिंग होगा वो होगा जैसे 50 क्वेश्चन होंगे 40 मिनट में आपको अटेंड करना होगा, 50 क्वेश्चन होंगे 40 मिनट में अटेंड करना होगा, और 50 क्वेश्चन होंगे जिसको आप 40 मिनट में, मतलब 120 मिनट में आपको अटेंड करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स होंगे। नेगेटिव मार्क्स जो है वो 0.25 मार्क्स नेगेटिव होंगे रॉन्ग आंसर के लिए। इस सेक्शन मेंस, उसके बाद जो इसमें क्वालिफाई होगा वो मेंस के लिए जाएगा। मेंस में होगा प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव। प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे
45 जो 60 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट्स में आपको करना होगा। प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क के होंगे, 30 मिनट में लिखना पड़ेगा। तो टोटल आपको 47 क्वेश्चंस और 60 मार्क के लिए होगा टोटल, और 60 मिनट्स में आपको करना पड़ेगा, मतलब 90 मार्क्स के लिए होगा और उसको आप 60 मिनट्स में करना। प्रोफेशनल और डिस्क्रिप्टिव टाइप्स में क्या है अगर आप पूछेंगे तो उसमें है इंग्लिश और हिंदी, वाइस वर्सा, एंड एसे राइटिंग, मतलब आप ट्रांसलेशन भी करेंगे और आप एसे राइटिंग भी करेंगे। फिर आपका जो होगा वो इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट्स मेंस और कॉल फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू 100 मार्क्स के होंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन 40%। आप मेरिट लिस्ट होगा इंटरव्यू के बाद, फिर आपका जो भी है वो इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन। अब इसमें हम और थोड़ा सा गहराई से जाएंगे कि सर प्रिलिमिनरी सिलेबस का क्या होगा। जैसे रीजनिंग आपने कहा, तो रीजनिंग एबिलिटी क्या होगा, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, पजल्स, ये होगा। फिर इंग्लिश नॉलेज में होगा कॉम्प्रिहेंशन, एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस करेक्शन। जनरल अवेयरनेस में होगा करंट अफेयर्स, बैंक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, आरबीआई पॉलिसीज एंड फिटनेस अवेयरनेस। मेन में होगा हिंदी ग्रामर, प्रोफेशनल नॉलेज, हिंदी लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन में हिंदी ग्रामर, वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज, टर्मिनोलॉजी होगा, राजभाषा, पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे राइटिंग ऑन करंट टॉपिक। ये इसका एक सिलेबस है। अब बात यह है कि जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बैंकिंग से संबंधित शब्दावलियों का ज्ञान रहना जरूरी है, क्योंकि ट्रांसलेशन आपका बैंकिंग से संबंधित हो। एसएससी में ऐसा है कि आपको कोई भी क्षेत्र में भेजा जाएगा तो वहां पे इन जनरल होता है, शब्दावली वो किसी भी तरह की पूछ सकते हैं, लेकिन बैंकिंग में खासकर बैंकिंग शब्दावली पर ध्यान दिया जाता है। अब इसमें ट्रांसलेशन ऑफ बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स होता क्या है, इसमें बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन होगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें। वर्कशॉप और ट्रेनिंग होगा, वहां पे ट्रेनिंग करवाएंगे। राजभाषा नियम और उसकी पॉलिसी को, विधियों को समझाएंगे। तो वहाँ आप राजभाषा अधिकारी होके आप काम क्या करेंगे, आप बैंक के डॉक्यूमेंट्स को अंग्रेजी और हिंदी में वाइस वर्सा ट्रांसलेट करेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट उसको आप समझाएंगे। वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग करवाएंगे, राजभाषा के नियम वगैरह बताएंगे। सैलरी एंड कैरियर ग्रोथ, इसमें सैलरी होगी लगभग आपको 50,000 रुपए के करीब सैलरी होगी, जिसमें आपको मेडिकल अलाउंसेस, पेंशन वगैरह सब है। मतलब पेंशन मतलब क्या है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज और एनपीएस वाले जो है ना, न्यू पेंशन पॉलिसीज है, उसके तहत आपको पेंशन मिलेगी। और कैरियर जो है वो राजभाषा अधिकारी, फिर आप सीनियर मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर ये बनेंगे, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनेंगे, डिप्टी जनरल, मतलब आप राजभाषा अधिकारी जाएंगे, फिर आप बनेंगे सीनियर मैनेजर, फिर आप बनेंगे चीफ मैनेजर, फिर आप बनेंगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर आप बनेंगे डिप्टी जनरल मैनेजर। तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, ये आईबीपीएस जो है वो नोटिफिकेशन साल में अक्टूबर नवंबर के समय आता है। आईबीपीएस मतलब जहाँ पे बैंकिंग का आपका स्पेशल कैटेगरी में है। ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू आईबीपीएस, इसके लिए वेबसाइट है www.ibps.in, ibps.in। इस पर आप जाएंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। एग्जाम होगा दिसंबर और जनवरी, मतलब अक्टूबर नवंबर में आप अप्लाई करेंगे और दिसंबर जनवरी में एग्जाम। और इसमें क्या है कि फोकस ऑन प्रोफेशनल नॉलेज, हाई वेटेज इन मेंस, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, और फिर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आपको देखना पड़ेगा। यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जरूरत है, और आप जो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग,
इंग्लिश पेपर्स, ये सब चीजें आप देखेंगे। ठीक है, ऐसी चीज आपको आरबीआई से भी है, मतलब एक बैंक मतलब आरबीआई से है और बैंकिंग से है, पर आरबीआई का अलग से निकलता है, जिससे हम बात करेंगे राजभाषा अधिकारी इन आरबीआई। हम जो पहले देखे थे वो राजभाषा अधिकारी इन स्पेशल ऑफिसर ड्राइव में देखे थे, जिसमें आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर एक एग्जाम आता है। एक आता है आरबीआई में अलग से होता है, जो आरबीआई राजभाषा अधिकारी इन आरबीआई एंड अदर गवर्नमेंट सेक्टर्स, और भी अदर गवर्नमेंट सेक्टर्स जहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी सेक्टर्स हैं वहाँ आप अप्लाई करेंगे, जैसे एसईबीआई है, पीएसयू है, यूनिवर्सिटीज है, मिनिस्ट्रीज है। यहाँ भी आप जो है अनुवादक के रूप में, आप राजभाषा अधिकारी के रूप में आप जाएंगे। और इसके लिए एलिजिबिलिटी वही है जो मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज कंपलसरी, मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज कंपलसरी और इलेक्टिव। ठीक है, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी इन इंग्लिश एज कंपलसरी इलेक्टिव कंपलसरी। वही जो है, वही जो पहले हमने बताया एसएससी के लिए भी जो आया था, बैंकिंग स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए आया था, और दूसरे भी जहां भी आपको जैसे भी डायरेक्टर रिक्रूटमेंट होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में है, उसके लिए भी यही एलिजिबिलिटी है। और यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। लेकिन एक बात इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पे डिप्लोमा इसने पूछा नहीं है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन ये इसमें नहीं पूछा गया है, ये बस मास्टर्स डिग्री से पूछा है इसकी एलिजिबिलिटी। तो ऐसी जगह पर हमारा कोर्स बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा जिससे आप बता सकते हैं कि आपको अनुवाद से संबंधित कुछ चीजें आपको जानकारी आपकी है और आप अच्छी तरह से उसको अनुवाद कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे फिर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, जैसे मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स, एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल। सिलेक्शन प्रोसेस इन आरबीआई ग्रेड ए ऑफिसर राजभाषा, रिटर्न एग्जाम होगा, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप, पेपर 2 प्रोफेशनल नॉलेज जैसे हिंदी ट्रांसलेशन ग्रामर वगैरह होगा। इंटरव्यू होगा जिसमें हिंदी ग्रामर वोकैबुलरी ट्रांसलेशन राजभाषा, बैंकिंग फाइनेंस टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू राजभाषा इम्प्लीमेंटेशन, एसे राइटिंग, ये सब होगा। एक इंटरव्यू होगा जिसमें भी पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, फिर इंटरव्यू होगा। बैंकिंग में आपको इंटरव्यू होगा, एसएससी में आपका इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है। अब आरबीआई रोल इन दिस जॉब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी। आप क्या करेंगे अधिकारी बनकर, आप जो है वो हिंदी लैंग्वेज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और सर्कुलर्स और नोटिस को ट्रांसलेट करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे नॉर्मल बैंकिंग से यहाँ पे आपको 90,000 रुपये तक जो है आपको मिल जाएगा, जिसमें HRA वगैरह सब है। अदर पब्लिक सेक्टर्स में और इसमें आप देखें थोड़ा सा इसमें सैलरी अलग है आरबीआई को लेकर। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक ऐसी जगह है जहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी फेज 1 फेज 2 मतलब पेपर 1 पेपर 2 होगा, जो एक ऑब्जेक्टिव होगा, फिर जो है डिस्क्रिप्टिव होगा, जो प्रोफेशनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन और ऐसे राइटिंग होगा। सब जगह एक ही तरह का पैटर्न है जो आप देख सकते हैं। कुछ में आपको सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं है ट्रांसलेशन की, कुछ में आपको ट्रांसलेशन की जरूरत है सर्टिफिकेट्स की। अब राजभाषा अधिकारी यूनिवर्सिटीज एंड मिनिस्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज में और मिनिस्ट्रीज में भी जो है राजभाषा अधिकारी की जरूरत है, और उसमें भी जो है 21 साल से 35 साल तक का आपकी एलिजिबिलिटी है, और रिटर्न टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। फिर वहां भी सैलरी आपकी जो है लगभग 50,000 के ऊपर 1 लाख तक आपको मिलनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अनुवादक को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे पद हैं। बस उनकी एलिजिबिलिटी यह है कि आप एमए में इंग्लिश और मतलब एमए और इंग्लिश और हिंदी
इसकी ज़रूरत है, और कहीं जगह पर सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है, कई जगह पर डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, कहीं पे आपको नहीं है। तो ये कोर्स आपके लिए उपयोगी होगा कि आप इस कोर्स के माध्यम से कुछ आपकी इंटरव्यू में एलिजिबिलिटी बता सकते हैं, क्योंकि जब इंटरव्यू होगा तो आप बता सकते हैं कि हमने एक कोर्स किया है और आपको अनुवाद से संबंधित इसके महत्व और स्वरूप और कुछ हमने आपको प्रैक्टिस भी करवाई है, तो ये आपके लिए उपयोगी होगा। साथ साथ आप लोगों को समझा भी सकते हैं जो इंटरव्यू बोर्ड में है कि आप अच्छी तरह से अनुवाद को समझे हैं जब उसका अनुवाद करेंगे। तो इन लाइव सेशंस में मैंने आपको एसएससी पेपर 1 और पेपर 2 को अच्छी तरह से समझाया है, इसलिए बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको उतना मैंने विस्तार से नहीं बताया, क्योंकि पैटर्न सेम, यहाँ भी पेपर 1 पेपर 2 होता है, यहाँ भी जो है इंटरव्यू, वहाँ पे अगर इंटरव्यू नहीं है तो यहाँ पे इंटरव्यू होता है और फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है। तो जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, जैसे आपने बीसी कैटेगरी में किया, एससी कैटेगरी में किया, एसटी कैटेगरी में किया, तो उन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है। जैसे ओबीसी क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर 3 इयर्स के लिए जो है ना, वो आपको उनके लिए जो रिलैक्सेशन है तो उसको बताना चाहिए। पीडब्ल्यूडी है तो फिर उसके लिए जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल का जो है वो अंतर एज रिलैक्सेशन है। तो ये सब चीज़ें आप सर्टिफिकेट्स आपको रखना। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं रखे हैं तो फिर वहाँ पे जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ आपकी एंट्री नहीं हो सकती। तो मेरी आशा ये है कि आप लोग इन सब जो पद हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इसको आप देखें। मैंने वेबसाइट्स के नाम भी बताए हैं आपको, तो यहाँ आप इन सब को देखें इन वेबसाइट्स पे और आप अप्लाई करें और एग्ज़ाम लिखें, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि एग्ज़ाम कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि एक तो जनरल ऐसे है और जनरल ट्रांसलेशन पैसेजेस है, साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं वो तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग्स और ग्रामर और ऐसे चीज़ें हैं जो आप स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर आप सही से तैयारी करेंगे तो आपको जॉब मिलना बहुत आसान है, और ये एक अच्छा रास्ता है जहाँ से आप एक गवर्नमेंट जॉब और 1 लाख के करीब वाली गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। साथ साथ मैंने फ्रीलांस के भी बारे में बता चुका हूँ। जो हमारा पहला सेशन है वो सिर्फ प्राइवेट ट्रांसलेशन फ्रीलांस पर था, उसमें भी आपको जो है अच्छे रोजगार मिलेगा, उस पर भी आप अच्छी तरह से आप ध्यान देकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हमने इस पर बात किया है। अगले सेशन में हम बात करेंगे मशीन ट्रांसलेशन, कि मशीन अनुवाद जब होता है तो मशीन अनुवाद में किस तरह की कमियां हम देख सकें। भाई, जब मशीन अनुवाद है ट्रांसलेशन है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस तरह से मशीन अनुवाद में हम कैसे अनुवादक की भूमिका हम देखें। हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? ये वीडियो क्यों? ठीक, ये हमारा अगला विषय रहेगा सेशन, लाइव सेशन 4 में। हाँ, तो अभी अरशद आप सुन रहे हैं? सर सुनाई दे रहा है सर, पूरा क्लियर सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, तो अरशद एक चीज़ आप ये बता दीजिए कि दोनों जो एसएससी में और दूसरे तरह के जो रिक्रूटमेंट्स हैं उसमें क्या अंतर है।
जैसे हमने अभी एसएससी बात की, फिर हमने बैंकिंग सेक्टर्स बात की, हमने आरबीआई बात की, फिर हम यूनिवर्सिटीज में जो हैं या अदर सेशंस में जो हैं उसमें अप्लाई करने समय किस तरह का अंतर होता है और एग्जाम्स में क्या अंतर हो सकता है, ये बताइए। हेलो, हेलो, कनेक्टिविटी है? सर ये जो हम्म, होता है, जितने भी वैकेंसीज होते हैं, हम्म, तो एक तो होता है सर एसएससी के, जैसे आपने बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके समझा दिया कि एसएससी में आपका मास्टर होता है और सिर्फ ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना होता है, वर्डिंग पे फोकस करना होता है, उसका प्रीफिक्स सफिक्स या और भी जो भी वर्ड्स होते हैं अपोजिट्स वर्ड्स वगैरह पे फोकस करना होता है। हम्म, लेकिन अनदर जो एग्जाम्स होता है उसमें ट्रांसलेशन 50% ही होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर 100% पूरा प्रीलिम्स का एग्जाम आप देते हैं तो उसमें 50% एग्जाम जो होंगे वो आपके एबिलिटी, अब ट्रांसलेशन है, आप ट्रांसलेशन में एबल कितने हैं, और दूसरा जो पार्ट उसका होता है वो एप्टीट्यूड का होता है। उस एप्टीट्यूड में 50 मार्क्स का जो होगा आपका रीजनिंग होगा, मैथमेटिक्स होगा, और अनदर जो भी हम्म, जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं। तो अनदर जैसे एसएससी से अपार्ट फ्रॉम द एसएससी की हम तैयारी करते हैं तो इसमें हमें तीन चार फायदे मिलते हैं। इसमें एक सवाल और उठाया था सलमा ने कि जैसे कि लिटरेचर वालों के लिए ट्रांसलेशन से या इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इसमें लिटरेचर वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो एलिजिबिलिटी दी जाती है वो सिंपल है कि सर इसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश किसी में भी एक आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, उसके साथ आपका ट्रांसलेशन का कोई एक डिप्लोमा होना चाहिए। या तो डिप्लोमा हो या 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो एक्सपीरियंस के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया था सर पहले के लेक्चर्स में कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स यानी मूक्स का ही अगर ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट लेते हैं तो एटलीस्ट वर्क आपका काम लग जाएगा। तो वहां से आप 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, या 2 साल का डिप्लोमा, 1 साल का डिप्लोमा, जो आप बेहतर समझे वो कर सकते हैं। तो अब जैसे हम लिटरेचर वालों पे फोकस करें तो उनके पास मास्टर डिग्री होता ही है। मास्टर डिग्री वाले के बाद उन लोग अगर 1 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं या 2 साल का अनुभव ले लेते हैं, एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो उन्हें इस चीज में आसानी हो जाती है, आगे एंट्री करना इनके लिए आसान हो जाता है। हेलो, सुन पा रहे हैं? हेलो, सुन पा रहे हैं सर? हेलो, हेलो, सुन पा रहे हैं सर? हेलो, सर सुन पा रहे हैं? हेलो, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, हेलो, सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, हेलो, सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, जी सर, हेलो, सर सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो,
जी सर, सुन पा रहे हैं। हेलो। हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप?
29 किधर से? जी, यहाँ से। जाइए। जी जी ठीक। जी 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 नहीं, यहाँ पे सारी फैसिलिटी होगी आपके पास। हाँ हाँ, वो भी आएगी। हाँ, उनके पास भी होगा, सबके पास होगा। जी जी दिस वन आई थिंक 30 31 32 ऐसी है। दिस इज खोल के देखिए चालू। लिखना चाहिए था। ये ये से बालकनी टाइप में आपको यहाँ पे बालकनी करनी है। ठीक, टॉयलेट कहाँ है इसका? टॉयलेट इधर होगा, ये सामने है ना इधर। ये है आपका वॉशरूम टॉयलेट। ये अलमीरा है आपका। ये टॉयलेट। हाँ, ये टॉयलेट है, वॉशरूम बहुत अगर आपको जलाना हो तो यहाँ से जला लीजिएगा।